हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो 17 सितंबर 2025 के न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एंड उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें चाहिए होगी या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। सोर्स एज ऑलवेज आई से कि द हिंदू से ही हमने सारी की सारी न्यूज़ यहाँ पर ली हैं। सो लेट्स बिगिन विद सबसे पहली चीज, 13 डेड एज रेन फ्लैश फ्लड्स बैटर देहरादून। सो अभी कल के ही दिन हमने देखा है कि टॉरेंशियल रेनफॉल जो है इट हैज हिट देहरादून वेरी हार्ड। ठीक है, तो हमने टॉरेंशियल रेनफॉल जो वर्ड बहुत पहले डिस्कस किया था, दैट सिंपली मींस कि बहुत ही कम टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा डाउनपोर ऑफ रेनफॉल हो जाना, विच मिमिक्स द कंडीशंस लाइक क्लाउड बर्स्ट, या जिसको हम कई बार क्लाउड बर्स्ट भी बोल देते हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा भारी नुकसान हुआ है स्पेसिफिकली गढ़वाल रीजन के अंदर, एंड कल के इवेंट के बाद देहरादून में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो अब एरिया है और सहस्त्रधारा रीजन, वहां पे भी तपकेश्वर शिवा टेम्पल ये भी सबमर्ज हो गया। एंड ऑल टुगेदर जो है सहस्त्रधारा स्पेसिफिक रीजन जो है या वो एरिया है, वहां पे 192 mm ऑफ रेनफॉल हुई विद इन 5 to 6 आवर। 141 mm रेनफॉल जो है माल देवता एरिया के अंदर स्पेसिफिकली देखी गई। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट मसूरी, हाथी बरकला एंड 90 mm की रेनफॉल वहां पर देखी गई ड्यूरिंग द नाइट ऑफ मंडे एज वेल एज जो ट्यूसडे की मॉर्निंग यहां पर होती है। ठीक है, तो स्पेसिफिकली नेक्स्ट पार्ट आपका यही बोलता है कि गढ़वाल रीजन जो है मैक्सिमम हिट हुई है यहां पर एंड बहुत ज्यादा भारी नुकसान देखने को मिला है। द पीपल हैव बीन, यू नो, सम पीपल आर नो मोर इन दिस वर्ल्ड एंड सम पीपल आर मिसिंग। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी एड प्रोवाइड कर चुकी है, अनाउंस कर चुकी है ऑफ 1200 करोड़ फॉर उत्तराखंड ऑल टुगेदर। ये न्यूज आपकी यहां पर कहती है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। पहली आपकी स्टेटमेंट कहती है कि उत्तराखंड वाज कार्व्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन 9 नवंबर 2000। सेकंड स्टेटमेंट कहती है कुमाऊं रीजन कंसिस्ट ऑफ टेहरी, देहरादून एंड हरिद्वार। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर यहां पे क्या बनता है? तो रीजन के अकॉर्डिंगली हम स्पेसिफिकली देखते हैं कुमाऊं रीजन और गढ़वाल रीजन में बेसिक हम क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो वो एरिया जो है स्पेसिफिकली सिंस न्यूज में बहुत ज्यादा है एंड पीपल आर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि मैं ये चीजें डिस्कस करूं, तो चलो इन डिटेल थोड़ा और डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है। तो उत्तराखंड वाज इनिशियली अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में द ओनली पर्टिकुलर एरिया जो कि उत्तराखंड का रीजन पहले हुआ करता था वो माउंटेनियस रीजन जो है या माउंटेन डिस्ट्रिक्ट जो है उत्तर प्रदेश की माना जाता था। तो ऑल टुगेदर उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है उसको उत्तरांचल रीजन जो है उत्तराखंड को पहले बोला जाता था। ठीक है, सो इट वाज कार्व्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश एज अ सेपरेट स्टेट ऑन 9 नवंबर 2000, जो कि फाइनली यहां पे पास हुआ। तो चलो अब एक क्वेश्चन पॉलिटी से मैं आपसे पूछती हूं कि कौन सा आर्टिकल यहां पर पिक्चर में आता है जब एक एग्जिस्टिंग स्टेट से हम एक नई स्टेट को यहां पे कार्व आउट करते हैं। तो फटाफट से इसका आंसर चाहे ढूंढ के गूगल करके या आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। ठीक है, तो 9 नवंबर 2000 को एक नई स्टेट उत्तराखंड यहां पर कार्व आउट हुई थी उत्तर प्रदेश से। सेकंड हमारे पास इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि जो तहरी, देहरादून और हरिद्वार वाला रीजन है स्पेसिफिकली गढ़वाल रीजन का पार्ट बनता है। गढ़वाल रीजन में उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, तहरी, देहरादून और हरिद्वार आता है। एंड कुमाऊं रीजन के अंदर स्पेसिफिकली देखें तो उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर वाला रीजन आता है। एंड ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो इसे आप एक बार पढ़ भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो ऑफिशियल साइट से ही ली गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंपॉर्टेंट साइट से ही यहां पर ली गई है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर, आई होप। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहां पर ए ही बनता है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए नेक्स्ट, इजराइल कमिटिंग जेनोसाइड इन गाजा इन अ बिड टू डिस्ट्रॉय पैलेस्टीनियन सेज यूएन पैनल। तो यूएन पैनल में स्पेसिफिकली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है सिंस जो ये वॉर ऑनगोइंग जब से स्टार्ट हुई है। तो ये पैनल ने यहां पर स्पेसिफिकली एक चीज बोली है कि इजराइल जो है जेनोसाइड कंडक्ट कर रहा है गाजा के अंदर एंड एथनिक क्लेंजिंग कर रहा है ऑफ द पैलेस्टीनियंस ऑल टुगेदर। एंड सबसे बड़ी बात, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंयामिन नेतन्याहू, उनका यहां पर स्पेसिफिक नाम आ रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल का स्पेसिफिक नाम आ रहा है कि ये दोनों के दोनों दे शुड बी कन्विक्टेड एंड दे शुड बी ट्राइड ऑफ कमिटिंग जेनोसाइड। इजराइल ने हालांकि इस रिपोर्ट को क्या ही होगा, नकारा ही होगा ना, सबसे बड़ी बात यहां पर यही है। तो जो कमीशन है दे शुड प्रॉम्प्ट हाई लेवल लीडर्स एट द यूनाइटेड नेशंस आल्सो टू कॉल दिस व्हाट इज नोन एज जेनोसाइड। एंड यहां पर एविडेंस जो है बहुत ज्यादा एकदम से इकट्ठा हुआ नजर आता है। एंड इवन इफ दिस केस गोज टू द कोर्ट, दैट इज आईसीसी के पास जब एक केस ट्राई होने के लिए जाता है, तो इन दैट सिचुएशन
सिचुएशन ऑल्सो द कोर्ट हैज टू डिसाइड कि उनको यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिचुएशन में पढ़ के डिसीजन देना है या एक्चुअल में जो हमारे पास सबूत है यहाँ पर जो इस पैनल ने बोला वो अब उसी के बेसिस पे उनको थोड़ा ध्यान से डिसीजन देना पड़ेगा, ये स्पेसिफिकली उन्होंने वार्न किया है। एंड रिपोर्ट में स्पेसिफिक ये चीज भी मेंशन की गई है कि कौन से क्राइम्स कमिट किए गए हैं, दैट इज कि किलिंग मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप, कॉजिंग सीरियस बॉडीली और मेंटल हार्म टू मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, डेलिबरेटली इन्फ्लिक्टिंग ऑन द ग्रुप कंडीशंस ऑफ लाइफ कैलकुलेटेड टू ब्रिंग अबाउट इट्स फिजिकल डिस्ट्रक्शन इन होल और इन पार्ट एंड imposing measures intended to prevent births within the group। कि आप जानबूझ के उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें बार बार मूवमेंट यहाँ पर दिलवानी पड़ रही है, उनके मन के अंदर आप खौफ या टेरर की सिचुएशन डाल रहे हैं एंड यूर ऑल्सो प्रिवेंटिंग देम टू यू कैन से के यू नो कोहैबिट एंड प्रोड्यूस एन ऑफस्प्रिंग। तो आप ये जानबूझ के कर रहे हैं सारी सिचुएशन, इस सब की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं थी। एंड आफ्टर दिस रिपोर्ट गेट्स पब्लिश्ड ऑल्सो, एंड हमने ये भी रिसेंटली देखा था कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो रेजोल्यूशन यहाँ पे फ्रांस ने पास किया था जिसको को चेयर सऊदी अरेबिया ने किया था, राइट। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट उन्होंने क्या किया है, अब उसका आप कह सकते हो 143 नेशंस के या 142 या 141 टू 42 जो नेशंस थे, सॉरी, उन्होंने यहां पर इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट भी किया है कि इस चीज पे या इस लड़ाई पे हमेशा इमीडिएट जो है सीज फायर डिक्लेयर हो जाना चाहिए था। विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर हम उस चीज को भी देखें तो इजराइल ने उसके बाद भी लॉन्च किया है ऑफेंसिव, ग्राउंड ऑफेंसिव इन गाजा सिटी, जहां पे पैलेस्टीनियंस को फिर से रिलोकेट करने की बात की जा रही है, जानबूझ के उन्हें डराया जा रहा है, भागना उन्हें पड़ रहा है ऑल टुगेदर। तो करेक्ट स्टेटमेंट अब आपको यहाँ पर देखनी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है द वर्ड जेनोसाइड वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1944 इन द बुक एक्सिस रूल इन ऑक्यूपाइड यूरोप। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है इन द प्रेजेंट कन्वेंशन genocide includes acts committed with the intent to destroy ethical, ethnical, racial or religious groups but does not include a national group. So which of the statements above is or are correct? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, मैं आपको स्पेसिफिकली जो ये टर्म्स या ऐसी चीजें बताती हूँ ना वो इन्फॉर्मेशनल ही होती हैं, ठीक है। सो अब पहली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारी वो इनकरेक्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि नेशनल ग्रुप भी इंक्लूड होता है। तो आप यही जो स्टेटमेंट है अगर आप इसे इजराइल वाली सिचुएशन में डाल के देखिए तो पैलेस्टीन जो है अभी जब सेपरेट स्टेट रिकॉग्नाइज नहीं हुई थी, दैट इज अ पार्ट ऑफ इजराइल। अगर हम नेशनल ग्रुप को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं जेनोसाइड के लिए तो इजराइल वाली सिचुएशन में वो कैसे एप्लीकेबल होगा या पैलेस्टीनियंस वाली केस में वो कैसे एप्लीकेबल होगा। थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करके बताते या देखते तो सेकंड स्टेटमेंट आपको पता लग जाती है कि वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटमेंट नंबर 1 ही बनता है। एंड यूएन की जो साइट है वहां से हमने स्पेसिफिकली इंफॉर्मेशन जो ली है, द वर्ड जेनोसाइड जो है सबसे पहली बार एक पोलिश लॉयर ने, दैट इज राफाएल लेम्किन, 1944 में अपनी बुक एक्सिस रूल इन ऑक्यूपाइड यूरोप सबसे पहले उन्होंने ही कॉइन की थी। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें यहां पर जो प्रेजेंट कन्वेंशन है इट ऑल्सो इंक्लूड्स नेशनल ग्रुप। सो इस आर्टिकल को ये जो इंफॉर्मेशन है एक बार प्लीज पढ़ लेना, आपकी इंफॉर्मेशन जो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू जेनोसाइड, क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं क्या नहीं। हमने पहले शायद एक क्वेश्चन इस पर डिस्कस किया था जेनोसाइड कन्वेंशन आर्टिकल 2 कि मेंटल एलिमेंट और फिजिकल एलिमेंट दोनों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहती है ना, कि इंटेंट जो है डिफिकल्ट होता है टू एस्टैब्लिश व्हेन इट कम्स टू लीगल मैटर्स, बट यहाँ पर इंटेंट जो है ग्लोबल लेवल पे जब लोग देखते हैं तो वो इजिली पता लग जाता है। देन सिंपल सी न्यूज है वाइब्रेंट डांसर्स। तो अब ये क्या है, राजगौंड ट्राइब आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से, उन्होंने वो रिहर्स कर रहे हैं कौन सा डांस, गुसादी डांस फॉर द 78th हैदराबाद लिबरेशन डे सेलिब्रेशंस, ठीक है, जो कि वेडनेसडे यानी कि आज के दिन यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो अब आप जो नोट्स बनाते हो उसके अंदर आप लिखोगे कि गुसादी डांस जो है वो अब तेलंगाना के एक पर्टिकुलर ट्राइब जिसमें हम गोंड ट्राइब बोलते हैं, तो जी से जी अगर आप यहाँ पर मैच करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये करेक्ट हमारी स्टेटमेंट बनती है। स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैच करना है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, भोरतल मध्य प्रदेश, दुम्हाल असम, मांझ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये अब क्या है, डांस है, डांस को आपको स्टेट्स के साथ स्पेसिफिकली मैच करना है। हाउ मेनी पेयर्स इज और आर करेक्टली मैच्ड? A1, B only 2, C all 3, D none of the above। करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ देम आर करेक्टली मैच। जब हम बात करते हैं मार्च की तो वो मध्य प्रदेश में है, स्पेसिफिकली स्टेट्स की अगर हम बात करें। भोरतल डांस जो है वो असम को है, बिलोंग करता है, ठीक है, डेवलप्ड बाय फेमस शास्त्रीय आर्टिस्ट नाराहारी बुरा बाकत, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म्स है असम के अंदर, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर हम धुमाल की बात करें तो JNK के लिए या JNK से हम इसे एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो
करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी बनता है। नेक्स्ट, इंडिया पाक बॉर्डर सीज अ शार्प राइज इन ड्रोन ड्रिवन ड्रग स्मगलिंग केसेस। सो अब क्या है, स्पेसिफिकली पंजाब के केस में यहाँ पर उन्होंने बात की कि ड्रोन्स जो है ना अब सिर्फ और सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं आप उन्होंने देख रहे हैं, बट क्रॉस बॉर्डर जो तस्करी की जाती है ऑफ द नार्कोटिक सब्सटेंसेज या ऑफ द ड्रग्स, ठीक है, वो स्मगलिंग जो है वो क्रॉस बॉर्डर वो भी ड्रोन से हो रही है। कि 2021 के अंदर 3 से 4 केसेस ऐसे पूरे साल के अंदर देखे जाते थे, बट अब जो वो केसेस हैं वो कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, इट हैज बिकम यू कैन से इन थाउजेंड्स वो केसेस आ चुके हैं। एंड स्पेसिफिकली ऑल टुगेदर अगर हम टोटल देखें तो थाउजेंड्स के अंदर वो केस आ चुके हैं। तो 179 केसेस अलोन हमने 2024 के अंदर यहां पर रजिस्टर किए गए हैं या एटलीस्ट नोटिफाई किए गए हैं एनसीबी के द्वारा। एंड मेजरली जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब की, वहां से वो स्मगलिंग की जा रही है, ठीक है। स्मगलिंग जो स्पेसिफिकली अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर और गुरदासपुर में हेरोइन, ओपीएम, एवरीथिंग जो कि है यहाँ पर अब तस्करी हो रही है ऑफ द नार्कोटिक सब्सटेंसेस। एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है जिसको हम पहले गोल्डन ट्रायंगल या गोल्डन क्रिसेंट बोलते थे, तो गोल्डन वर्ड जो है हटा के सब डेथ ट्रायंगल एंड डेथ क्रिसेंट वर्ड यूज करना शुरू कर दिया गया है, क्योंकि हम किसी चीज को गोल्डन एक रिस्पेक्ट देने के लिए करते हैं, बट देयर इज नथिंग टू बी रिस्पेक्टेबल अबाउट इट। तो अब डेथ क्रिसेंट में कौन सी कंट्रीज इंक्लूड होती हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। डेथ ट्रायंगल में म्यांमार, थाईलैंड एंड लाओस, जो कि एक अगेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिससे रिलेटेड मे बी आपसे मेंस में जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले भी आई गेस जो है 2 या 3 साल पहले आपसे क्वेश्चन इस बारे में शायद पूछा गया था मेंस के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक रीजन जो है ये भी दिया गया है कि इंडिया की जो पोजिशनिंग है इंडियन ओशन रीजन के द्वारा अगर आप देखेंगे, ठीक है, सो वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन या एक पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए इंडिया बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पाकिस्तान बॉर्डर है यहाँ पर हमारे पास, अफगानिस्तान है, देन ईरान आगे आ जाता है, ठीक है। तो एक ट्रांजिट पॉइंट जो है या तो इधर बाय सी आप कर सकते हो, वो चीज पे आप पकड़े जाओगे, ठीक है। बट अगर आप लैंड वो स्मगलिंग करना शुरू करते हैं तो इंडिया के इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप कह सकते हो पॉइंट बन के आता है, एक इंपॉर्टेंट ऐसा रूट बन के आता है जिसके थ्रू स्मगलिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि जो ये डेथ क्रिसेंट से डेथ ट्रायंगल तक जो सामान है वो पहुंचाया जा सके या वाइस वर्सा, राइट। तो क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। आपको अरेंज करनी है द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ बॉर्डर एरिया शेयर्ड विद पाकिस्तान। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें इंक्लूडिंग लद्दाख यहाँ पे हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ, बाद में आप कमेंट करके मुझे गालियां दोगे, तो मैं आपको पहले यहाँ पर बता रही हूँ। चूज अ करेक्ट ऑर्डर, 4 3 2 1, 1 2 3 4, 4 3 1 2 या 3 4 1 4। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सिंस हमने लद्दाख को इंक्लूड कर लिया है तो जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन, फॉलोड बाय राजस्थान, फॉलोड बाय गुजरात एंड देन पंजाब, ठीक है। तो बॉर्डर्स जो है आपको यहाँ पर टोटल लेंथ भी बताई गई है, ये क्या है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप आंसर कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देन इंडिया सीक्स यूनेस्को रिकॉग्निशन फॉर छठ पूजा की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो छठ पूजा के लिए स्पेसिफिकली अब इंडिया ने गुहार लगाई है या क्या आप कह सकते हो, एक मीटिंग हुई है डिप्लोमेटिक लेवल पे भी कि यूएई, सूरीनाम एंड नीदरलैंड्स को उन्होंने बोला है कि इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए मल्टीनेशनल नॉमिनेशन छठ पूजा की या छठ फेस्टिवल की फॉर इंस्क्रिप्शन इन यूनेस्कोज रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। अब ये कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है वो क्वेश्चन के बेसिस में आपको बताऊंगी। तो ये जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने वेलकम किया है इस इनिशिएटिव को, ठीक है, क्योंकि कुछ कंट्रीज ऐसी होती होंगी ना जो अब रिकॉग्नाइज करती होंगी इन लिस्ट को। अब उन्हीं कंट्रीज को अगर आप अप्रोच करके आप अपना इंटरेस्ट दिखाओगे, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे रिकॉग्नाइजेबल एक आप कह सकते हो फेस्टिवल है छठ पूजा का, अगर आप उसे इंक्लूड कर सकते हो कल्चरल हेरिटेज के पार्ट में, सो व्हाई नॉट, है ना। क्योंकि इनिशियली वो अब बिहार वाले रीजन में स्पेसिफिकली छठ पूजा हुआ करती थी, जो हम देख रहे हैं कि पूरे इंडिया के अंदर या इवन जो पीपल लिविंग अब्रॉड है वो भी प्रैक्टिस करते हैं। तो एक वो कल्चरल हमारी जो है हेरिटेज का पार्ट है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया को यहाँ पर इंडियन ओरिजिन का ही है। सो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पैरामीटर फॉर आइडेंटिफाइंग कल्चरल हेरिटेज एज पर यूनेस्को? इंक्लूसिवनेस, रिप्रेजेंटेटिव, देन कम्युनिटी बेस्ड या डी नन ऑफ द अबव। सिंपल सा क्वेश्चन, आप इसको इजीली आंसर कर सकते हो। करेक्ट आंसर बनता है बट ऑब्वियस ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। सो अकॉर्डिंगली आपका जो आंसर है ना वो यही बोलता है कि इंक्लूसिवनेस में अगर आप किसी को कल्चरल हेरिटेज किसी चीज को मानना चाहते हो, कल्चरल हेरिटेज में अब इंडिया के केस में इवन कि आप यूरोपियन नेशंस की बात करें, स्पेसिफिकली यूके की भी बात करें, तो थेम्स भी एक लीगल आइडेंटिटी की तरह है, लीगल पर्सन की तरह उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। गंगा की भी बात करें, वो भी एक लीगल आइडेंटिटी में एक लीगल पर्सन की तरह सेपरेटली यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है। तो सिमिलर तरीके से जो कि कल्चरल हेरिटेज का हमारा पार्ट है, तो उसमें जरूरी नहीं है कि कोई फेस्टिवल
फेस्टिवल हो या किसी तरह की प्रथा हो जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्नाइज हो गई, बट उसके अंदर आपके टैंजिबल एसेट्स भी पार्ट बनते हैं, माउंटेन्स भी उसका पार्ट बनते हैं, ठीक है, तो इस चीज को भी इंक्लूड करना, ठीक है, फोक डांस भी आपका पार्ट बनते हैं। सो अब उसके लिए आपको 4 पैरामीटर्स रिकॉग्नाइज करवाना होता है चीजों को, दैट इज ट्रेडिशनल, कंटेम्पररी एंड लिविंग एट द सेम टाइम। ट्रेडिशनल मतलब पहले टाइम से, एंशिएंट टाइम से प्रथा चलती आ रही है, कंटेम्पररी यानी कि आजकल के टाइम में उसे प्रैक्टिस किया जाता है, एज वेल एज लिविंग एट द सेम टाइम। लिविंग, अब हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, क्यों? क्योंकि उसको हम अभी भी एप्लीकेबल करवा पा रहे हैं ना, अभी करंट की सिचुएशन में भी। सिमिलर तरीके से उन ट्रेडिशंस को हम कंटेम्पररी एरा में उसी तरीके से रेप्लिकेट करके अभी तक जिंदा रखे हुए हैं। सो इट इज अ लिविंग थिंग करेंटली, है ना, तो उसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। दूसरी चीज है इंक्लूसिव, कि हम इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज को प्रैक्टिस करते हैं, बट हमारे अलावा अगर कोई बाकी व्यक्ति भी है उसे भी प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो नेबरिंग कंट्रीज में भी हो, ठीक है, चाहे इंडियन डायस्पोरा का भी हो, या जो कल्चरल टाइज भी शेयर करते हैं हमारे साथ डिफरेंट नेशंस, वहां पे भी अगर वो प्रैक्टिस किया जाता है तो उसको इंक्लूसिव माना जाएगा। देन रिप्रेजेंटेटिव, इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है वो कल्चरल गुड ही नहीं है, ठीक है, वो एक तरह से रिप्रेजेंटेशन बन जाता है फॉर अ एक्सेप्शनल वैल्यू जो कि एक पर्टिकुलर रीजन को ऐड की जाती है या पर्टिकुलर रीजन को ऐड कर देती है। स्पेसिफिकली छठ पूजा की बात करें तो हमारे दिमाग में बिहार आता है, दैट मीन्स कि वो एक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है स्पेसिफिकली टू द स्टेट ऑफ बिहार। तो कम्युनिटी बेस्ड यानी कि लोग आपस में यहाँ पे कम्युनिटी में रिकॉग्निशन दे रहे हैं उसे आप कह सकते हो कम्युनिटीज ग्रुप्स जो है खुश होने का एक मौका है। इवन गरबा डांस की जब हम बात कर रहे हैं, नवरात्रों की बात करते हैं ना गरबा डांस में, तो वो भी तो रिकॉग्नाइज हुआ ना, सो व्हाई नॉट छठ पूजा। तो ये 4 पैरामीटर्स के बेसिस पे इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। एट यूएनएचआरसी इंडिया कंडेम्स वायलेशन ऑफ कतर सॉवरेनिटी। अब हमें रिसेंटली इसका कॉन्टेक्स्ट यही पता है कि इजराइल ने अटैक किया कतर के ऊपर भी, ठीक है, एक प्रोबेबल छोटा सा अटैक था, बट यहां पर यूएनएचआरसी में जो एक परमानेंट मेंबर है ऑफ इंडिया, दैट इज अरिंदम बागची, उन्होंने विदाउट टेकिंग इजराइल्स नेम यहां पर कतर की सॉवरेनिटी को अपहोल्ड करते हुए बोला कि हम कंडेम करते हैं ऐसी सिचुएशन, सिंस एवरी कंट्री हैज द राइट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ मेंटेनिंग देयर ओन इंटरनल पीस, या इंटरनेशनल थ्रेट के बगैर एग्जिस्टेंस में रहना एक कंट्री का राइट होता है। सो वी कंडेम द अटैक दैट वाज टेकन ओवर, या वी कंडेम द एक्ट दैट इनडायरेक्टली कंट्री ने कतर के ऊपर किया है, ठीक है। एंड ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो है इट केम आफ्टरवर्ड्स, पहली जो कॉन्वर्सेशन यहां पर हुई है वो प्रधानमंत्री मोदी की हुई है, ठीक है, एंड कतर के रूलर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी के साथ उनकी कॉन्वर्सेशन हुई है, उसके बाद ये स्टेटमेंट निकाली गई है, ठीक है। तो ये एक सिंपल से आपको स्टेटमेंट दी गई है। यूएनएचआरसी के ऊपर आपका क्वेश्चन है कि हमारे जो ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ? पहली स्टेटमेंट आपको कह रही है 2002, क्योंकि अब जेनोसाइड की भी बात की गई है रिपोर्ट के द्वारा, तब यूएनएचआरसी में तो ऑब्वियसली बात है कि ये चीज मुद्दा उठेगा, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, वो ऑब्वियसली आएगा ही पिक्चर में। तो पहली स्टेटमेंट आपको ये कह रही है। दूसरी स्टेटमेंट है कि मेंबरशिप ऑफ यूएनएचआरसी इज लिमिटेड टू 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ देम। तो यूएनएचआरसी जो है 2002 में यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट्स कमीशन जो हुआ करता था, उसको आप कह सकते हो कि अबॉलिश करके एक नई संस्था दैट वाज यूएनएचआरसी, जो कि यूनाइटेड नेशंस के परव्यू में आती थी, उसको इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। एंड मेंबरशिप की जब हम बात कर रहे हैं तो मेंबरशिप में करंटली 47 ऐसे मेंबर्स हैं, ठीक है। 47 मेंबर्स में भी अगर आप स्पेसिफिक चीजें देखते हो कि हर एक मेंबर जो है वो 3 ईयर टर्म के लिए यहाँ पर जो है अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो 3 साल के बाद आप मैक्सिमम 2 कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स री इलेक्ट या रीअपॉइंट हो सकते हो, उसी के अकॉर्डिंगली री इलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। बट फॉर द 3rd टाइम यू हैव टू वेट, ठीक है, एटलीस्ट फॉर एन ईयर कि आप वापस से री इलेक्ट हो पाओ। तो 47 मेंबर्स यहाँ पर अभी करंटली हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे यूएनएचआरसी के लिए यही है कि जितने भी इन्होंने जो आप कह सकते हो कि 5 या 5 रीजन्स के अंदर स्पेसिफिकली रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की है, अफ्रीकन स्टेट्स, एशिया पैसिफिक स्टेट्स, लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स, ईस्टर्न यूरोपियन एंड स्टेट्स। तो इन्हीं के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, या जो ये शेयर आप कह सकते हो कि ये जो इनका शेयर बनता है स्पेसिफिकली यूनाइटेड नेशंस के रीजनल ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली, उनकी पॉपुलेशन क्या है उसके बेसिस पे ही इनको नंबर ऑफ सीट्स जो है आउट ऑफ 47 अलॉट की गई है, ताकि एक तरह से आप कह सकते हो कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके ऑफ द रीजनेबल मेंबर्स या रीजनल मेंबर्स ऑल टुगेदर, एंड जो भी ये 47 मेंबर्स हैं इक्वल तरीके से रिप्रेजेंट हो पाए, ठीक है। तो 3 साल के लिए ये टर्म में होता है, नो इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, टोटल मेंबर्स 47।
राइट। तो करेक्ट अब हमारा जो आंसर है इसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर सी बनता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। देन अनसीन लेबर एक्सप्लॉयटेशन द हिडन ह्यूमन कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अब यहाँ पे आपका होमवर्क अट्रैक्ट होता है। मेजर चीजें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि क्या क्या है। एआई की बात बहुत ज्यादा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पिक्चर में है, एआई जो है बहुत ज्यादा तरीके से यूज किया जा रहा है। तो पहली चीज आपको ना एआई के बारे में ये चीज बताई गई है कि एआई को बनाने के लिए स्पेसिफिकली जो एलएमएस रिक्वायर्ड होता है या उसकी प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड होती है, या इन लेमैन टर्म्स अगर हम बात करें कि उसको हम बोलते हैं ना कि आप अपने एआई को ट्रेन कीजिए, तो ये ट्रेनिंग वाला जो काम है वो एक मैनुअल तरीके से ही लाखों करोड़ों लोग जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। एआई खुद से यहां पर एक येलो कलर को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस आप उसे कमांड दोगे, ठीक है। एंड यही जो लोग हैं स्पेसिफिकली कहां पर, डेवलपिंग नेशंस के अंदर टेक कंपनीज ने हायर किए हुए हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है कि जो ये टेक कंपनीज इन डेवलपिंग कंट्रीज से उन लोगों को या उन इंजीनियर्स को यहां पर उठा के बैठी है, वो एक तरह से एक मीडिएटर की तरह यहां पर, आप कह सकते हो मिडिल मैन की तरह काम कर रही है। सपोज कीजिए कोई XYZ बहुत बड़ी कंपनी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे यहां पर रिकॉग्नाइज की गई है, वो एक आउटसोर्स करेगा इसी एआई वाले काम को एक सेकंड कंपनी को। उसके पीछे का मैं रीजन बताऊंगी कि आउटसोर्सिंग का क्या है, उनको एक्स्ट्रा पैसा खर्चने की क्या जरूरत है यहाँ पे, ठीक है। वो सेकंड कंपनी को यहाँ पर हायर करेंगे एंड यही कंपनी वाले जो हैं अब डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जितने भी इंजीनियर्स हैं उनको हायर करेंगे, जो भी अब एआई से एसोसिएट हो सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा कि ये जो बंदे हैं ना, इनको ये नहीं पता होगा कि ये इनडायरेक्टली इस XYZ कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी एसोसिएशन इस कंपनी तक रखेंगे। इससे क्या होगा कि ना इन लोगों को रिकॉग्निशन मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इन लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि ये इनके लिए काम कर रहे हैं। तीसरी चीज कि अगर कोई XYZ कंपनी का नाम लेकर बोले कि हम आपको हायरिंग कर रहे हैं तो आपको पैकेजेस भी ज्यादा मिलेंगे, पैसा ज्यादा मिलता है। बट अब आउटसोर्स कर दिया गया एंड बोला गया कि आप सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के लिए काम करोगे, सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो आपकी सैलरी कंपोनेंट है ना वो भी बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रही है। मतलब आपको यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोसेस में घंटों के घंटों काम किया जा रहा, काम आपसे करवाया जा रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर सर्विलेंस के अंडर भी रखा जा रहा है। एंड पर आवर इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम देखें $2 से ज्यादा आपको सैलरी नहीं मिल रही है एंड आप 10-10, 20-20 घंटे काम कर रहे हो स्पेसिफिकली टू ट्रेन एआई। कि ह्यूमन इंटरवेंशन फॉर एआई इज ऑल्सो नेसेसरी, ये चीज यहां पे आपको बताई गई है। तो उन्होंने बोला ट्रेनिंग प्रोसेस में एलएलएम को ट्रेन करने के लिए एक तो सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग होती है कि मशीन जो है वो इंफॉर्मेशन को पिक करती है लार्जर रिसोर्स से। दूसरी चीज होती है डाटा जो है उसको लेबल करता है, इसको एनोटेशन की जाती है, यानी कि आपने एक इंफॉर्मेशन को पिक कर लिया, वो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को आपने पिक करने के बाद उसको आपने लेबल करना शुरू कर दिया, एनोटेशन उसमें लगानी शुरू कर दी। तीसरा जो स्पेस होता है जहां पे आपको एक फाइन ट्यून्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है जो कि मोस्ट एक्यूरेट रिस्पॉन्स आपको देता है। इसी तरीके से एआई काम करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अब एआई में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो दो डिफरेंट तरह की है, एक स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, एक नॉन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, ठीक है। अब नॉन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी सिंपल व्यक्ति, कोई भी इंजीनियर जो कि ट्रेन कर सकता है एआई को, वो अब उसको प्रोवाइड कर सकता है। बट जैसे अब हेल्थ केयर सेक्टर हमारे पास है, हेल्थ केयर सेक्टर में स्पेशली आपको ऐसा इंजीनियर चाहिए जिसको मेडिकल बैकग्राउंड या मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, चीजों के बारे में पता हो। सो ताकि आप अगर किसी हॉस्पिटल में अपना सॉफ्टवेयर एआई को लेकर बेचते भी हैं तो वहां पे इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना कि जो भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। सो इन दैट केस कहीं कहीं सिचुएशन में आप देखेंगे जो अब एरर आते हैं कि गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उसके पीछे का रीजन यही होता है कि कोई ऐसे अनट्रेड या अनस्किल्ड व्यक्ति को आप बोल रहे हो ट्रेन करने के लिए एआई फॉर स्पेसिफिकली मेडिकल फील्ड, तो वो चीज अब निगेट कर रही हैं बड़ी बड़ी कंपनीज। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अब जो इमेजेस यहाँ पे गूगल के द्वारा या एआई के द्वारा स्पेसिफिकली बनाते हैं उसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेन करने के लिए यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं उसको प्रैक्टिकली चीजें करके दिखा रहे हैं एआई को कि आपको ये चीज को ऐसे करना पड़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस जो किड्स हैं, जस्ट बिकॉज किड रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी अगर आपको चाहिए होगी तो किड्स रिलेटेड कार्टून्स वाली स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो वो सारी परफॉर्मेंस भी एक इंक्लूजन यहां पर लेकर आ रही है कि जो अब चाइल्ड आर्टिस्ट हैं वो भी इसका पार्ट बन रहे हैं। इवन किड्स आर आल्सो बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट, जस्ट कि वो एक विजुअली इलस्ट्रेशन दे पाए जस्ट टू ट्रेन एआई। तो ये सारी चीजें यहां पर आपको बताई गई हैं न्यूज के अंदर। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि एआई स्प्रेड इंफॉर्मेशन एंड ट्रेन्ड बाय वर्कर्स हु आर इंडिविजुअलाइज्ड बाय
who are invisibilized by large tech companies. Second statement है children have also been reportedly engaged to perform tasks in training AI. तो सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, which of the statements above are correct? दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इनविजिबलाइज क्यों हो रही है? क्योंकि कंपनीज को पता ही नहीं कि वो अब कंपनी जो सस्ते में काम करवा रही हैं, दूसरी कंपनी को हायर करने के बाद एंड वेजेस भी नहीं प्रॉपर दे पा रहे हैं, इनविजिबल तरीके से बोल रहे हैं कि एआई तो अपने आप ही काम करता है। ऐसा नहीं है, ठीक है। अब टेस्ला की भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया था आपको कि वो अगर आप चलाना चाहते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई इंजीनियर बैठा होता है, तो इस चीज को प्लीज रिकॉग्नाइज। सेकेंड है कि चिल्ड्रन दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग एआई, क्योंकि वो अब क्या कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग टास्क, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली अब आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके इंस्टाग्राम की फीड पे भी दिखती है ना कई बार, तो वो फीड को आप कह सकते हो कि सिंप्लीफाई करने के लिए कि जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो वैसी तरह की ही रील्स आपको क्यों आती हैं, वो इसी वजह से क्योंकि एक इंजीनियर पीछे बैठ के आपके अकाउंट के बेसिस पे आपकी क्या क्या यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो वैसी ही रील्स को आपको अलाउ करेगा। एंड माइंड इट, यहाँ पर यही चीज भी बताई गई है कि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जहां पर व्यूअर डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड रहती है, वो अनसेंसर्ड तरीके से देखते हैं, तो जिस वजह से उनका मेंटल हेल्थ जो है वो भी इंपैक्ट होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी बनता है। आई होप इसकी यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। देन यूएस टारगेटिंग चाइनीज ग्रिप ऑन ग्लोबल पोर्ट्स इन स्वीपिंग मैरिटाइम मिशन। तो यहाँ पर क्या है स्पेसिफिकली, जो यूएस से है ना, अब वो चाइना से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने ये देखी कि चाइना ने जहां जहां पर भी पोर्ट्स में शेयर लिए हुए हैं, अब वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? पोर्ट्स में शेयर, एक तो सबसे पहली बात BRI इनिशिएटिव हो गया। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर यही है कि कोई भी ऐसी चाइनीज कंपनी एक पर्टिकुलर पोर्ट ऑफ एनी कंट्री, वहां पर उनकी डेवलपमेंट के लिए शेयर्स को परचेज कर लेती है। तो टेक्निकली मेजॉरिटी शेयर्स की यहाँ पे बात की जा रही है, तो टेक्निकली वो जो पोर्ट है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ चाइनीज कंपनी जो कि मेजॉरिटी में उसकी डेवलपमेंट की बात करती है, या जो डेवलपमेंट में सपोज कीजिए अदानी के पोर्ट्स हैं इंडिया में, तो दैट पोर्ट पर्टिकुलर बिलोंग्स टू अदानी, बट है वो इंडिया के अंदर ही। बट अब ऐसे ही कोई और कंट्री के अंदर चाइना ऐसे इन्वेस्टमेंट कर देता है पोर्ट्स के द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, तो वो अब डोमिनेंट होगी चाइनीज के द्वारा। तो इसके थ्रू अब यूएसए इज फीलिंग अंडर थ्रेट कि नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। ऐसा हो सकता है कि एस्पियोनेज सिस्टम यानी कि स्पाई सिस्टम को वो इस्टेब्लिश कर सके, डेलिकेट इन्फॉर्मेशन जो है इधर से उधर होने के चांसेस है, या कल को अगर ऐसी कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है तो चाइना थ्रू दी पोर्ट्स हो सकता है मिलिट्री बेसिस को भी बना सके। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पे किसी पोर्ट का उन्होंने नाम नहीं लिया एक्सेप्ट वन, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसके लिए स्पेसिफिकली जो है अब यूएसए वांट्स कि वो जो पोर्ट है वहां से चाइनीज डोमिनेंस या चाइनीज कंपनीज जो है वो बंद हो जाए। सो एज अ रिजल्ट उसी चाइनीज कंपनी को स्पेसिफिकली कॉस्को है इसका नाम, डायरेक्टली यहाँ पर ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, बट उसे कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर देने कम कर दिए गए हैं यूएसए के द्वारा, ठीक है। अब वो कौन सी रीजन के अंदर है? स्पेसिफिकली मेडिटेरेनियन में पायरियस करके ग्रीस के अंदर एक पोर्ट है, ठीक है, जो कि अफ्रीका, यूरोप और एशिया को लिंक करता है, एक इंपॉर्टेंट हब है, जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पोर्ट के लिए अब यहाँ पर चाइनीज डोमिनेंस जो है यूएसए स्पेसिफिकली कम करना चाहता है। न्यूज आपको यहाँ पर यही बोलती है। देन विच अमंग द फॉलोइंग वाटर बॉडीज डज नॉट लाई नियर द पायरियस पोर्ट, ठीक है, एगन सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, आयनियन सी। तो न्यूज में मैंने आपको बता दिया मेडिटेरेनियन सी तो ऑब्वियसली इसका पार्ट है ही है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। बाकी तीनों में से अब आप करेक्ट आंसर बताओ। बिल्कुल सिंपल हो जाता है अगर मेडिटेरेनियन सी मैंने आपको बोल दिया कि इसका पार्ट है तो, बट ऑब्वियस आपको पता है कि ब्लैक सी इसका करेक्ट आंसर बनना चाहिए कि मेडिटेरेनियन सी अगर है तो ब्लैक सी कहाँ से हो जाएगी? तो आप देख लीजिए, यहाँ पर ब्लैक सी आपकी यहाँ पर है, पायरियस पोर्ट आपका यहाँ है, एगन सी, आयनियन सी, देन यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी एंड देन सी ऑफ मार्मरा आपका यहाँ पर है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनता है। नाउ इंडिया यूएस टू इंटेंसिफाई एफर्ट्स फॉर अर्ली कंक्लूजन ऑफ ट्रेड डील। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर आपको बात की जा रही है उस टाइम से पहले की जब अब 50% जो इम्पोर्ट टैरिफ्स जो है वो लगाने थे। अभी उससे पहले क्या हुआ है, इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अभी होना पेंडिंग था। 5 या 6 बार इनकी या 5 या 6 राउंड्स ऑफ मीटिंग्स हो चुकी थी। अब म्यूचुअली दे वांटेड के बेनिफिशियल ट्रेड, बोथ म्यूचुअल बेनिफिट, यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड यूज किया कि दोनों कंट्रीज जिस पे फायदा हो उनका, वैसा ट्रेड एग्रीमेंट उन्हें चाहिए। तो इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग साइन, बट अभी ये 50% टैरिफ वाला सिनेरियो आ गया, जिस वजह से ये बात जो है वो खत्म होगी। बट वापस से जो अब इनिशिएटिव है वो शुरू किए जाने की बात की जा रही है, सिंस अभी मोदी जी का आज बर्थडे है। तो ट्रंप जो है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है, विश किया है मोदी जी को ओवर फोन ऑल्सो, टेलीफोन कॉल ऑल्सो। तो देर आर चांसेस के वापस से ये चीज जो है अब पिक्चर में आए एंड दोबारा से काम शुरू हो इसके ऊपर। देन फूड ग्रेन, फ्रूट एंड वेजिटेबल यील्ड रोज दिस ईयर। तो यहाँ पर जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टरों ने बोला कि फूड ग्रेन आउटपुट जो है, फ्रूट वेजिटेबल प्रोडक्शन जो है सिग्निफिकेंट राइज उसमें हुआ है, कि प्रोडक्शन टारगेट 362.5 मिलियन टन का था 2025-2026 के लिए, बट वो एक्चुअली में 341
21.55 मिलियन टन्स का यहाँ पर हुआ। 353.96 मिलियन टन्स जो था इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है, दैट इज ऑफ 21.66 मिलियन, दैट इज 6.5% ओवर द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर से ज्यादा। राइस, व्हीट, मेज, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन में मैक्सिमम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ी है, दैट इज 12.41 मिलियन टन्स हायर देन द सेट टारगेट ऑफ 341.55 मिलियन टन्स। एंड स्पेसिफिकली क्लाइमेट रेजिलियंस, क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हॉर्टिकल्चर एंड नेचुरल फार्मिंग के ऊपर यहाँ पर इंपैक्ट ज्यादा डाला जा रहा है एंड बूस्ट किया जाना चाहिए पल्सेस एंड ऑयल सीड्स की प्रोडक्टिविटी को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स के द्वारा। स्पेसिफिकली आपको ये चीज बताई गई है, जिसमें अब जो स्टेट्स जो कि लीड करती हैं इन सब के लिए, दैट इज पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू उत्तराखंड, महाराष्ट्र, असम एंड पार्ट्स ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर किसी भी तरह का आप कह सकते हो कि जोर लगाने से नहीं हटेगी ताकि प्रोडक्टिविटी जो है आगे बढ़ सके। एंड स्पेसिफिकली जो ये फ्लड से जूझ रही स्टेट्स हैं, ठीक है, जो कि अब हमारे लिए एग्रीकल्चरली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन स्टेट्स को रिकवर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी। एंड जो यहाँ पर आप कह सकते हो फार्मर्स हैं जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर इंश्योर्ड भी हैं, तो उनका जो इंश्योर्ड अमाउंट है या सम इंश्योर्ड है वो भी उन्हें यहाँ पर वापस दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, ये चीज बोली गई है। देन नेक्स्ट, इंडियन आर्मी ट्रूप्स अंडरटेक रूट मार्च एट 17,000 फीट इन सिक्किम। तो प्रॉपर यूनिफॉर्म के साथ, प्रॉपर अपना पैकेजिंग, अपने वेपन्स सबके साथ, या इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी को लेकर 17,000 फीट वाले रीजन में सिक्किम में अब आप कह सकते हो कि 2 से 3 दिन के लिए, 6 दिन के लिए, सॉरी 6 डेज एंड नाइट्स, स्टीप ग्रेडियंट्स के साथ आइसी इवेंट्स, मतलब एक प्रॉपर वॉर लाइक सिचुएशन में अगर आपको इमीडिएटली भेजा जा सके तो वो अब एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है आर्मी ट्रूप के द्वारा, दैट इज आर्मी के त्रिशक्ति कॉर्प्स, जिनका हेडक्वार्टर वेस्ट बंगाल के सुकना रीजन के अंदर है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर स्पेसिफिकली वो लेस तो थे, बट अब अगर कोई भी ऐसा कन्वेंशनल तरीका ऑफ वॉर आ जाता है तो इन दैट सिचुएशन उनकी यहाँ पर आप कह सकते हो कि रेजिलियंस कितनी ज़्यादा है या कितनी ज़्यादा ईजी तरीके से वो अवेलेबल हो सकते हैं, कैसे लड़ाई कर सकते हैं, एक तरह से वो प्रैक्टिस जो है वो कंडक्ट कराई गई। देन टू कट इम्पोर्ट्स, गवर्नमेंट टू पिक 100 आइटम्स फॉर लोकल मैन्युफैक्चर। तो यहाँ पर क्या है, इम्पोर्ट्स जो है वो कम करना है। अब हमने कल की न्यूज़ में शायद देखा था कि जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो गए हैं, उसे और कम करना है। तो सरकार ने यहाँ पर अभी जो लिस्ट वो नहीं बनाई है, बट ऐसी 100 आइटम्स जो कि अब हम इंपोर्ट करते हैं, प्लस इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं, प्लस हमारे में इतनी सक्षमता है कि वो इंपोर्ट्स को बंद या कम करने के बाद हम उसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी यहाँ पर सस्टेन कर सकता है। उन आइटम्स को रिकॉग्नाइज करके इंडिया उसके लिए, या इंडियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए उन लिस्ट को बनाकर कंपाइल करके इंडस्ट्री को, उसी सेक्टर को प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश करेगी। इससे जीडीपी इंडिया की भी बेटर होगी, इंपोर्ट बिल जो है वो ऑल टुगेदर कम होगा। ठीक है, सिंपल सी न्यूज़ थी। एक और सिंपल न्यूज़ यहाँ पर यही है कि अहमदनगर रेलवे स्टेशन को अहिल्या नगर रेलवे स्टेशन यहाँ पर नाम दे दिया गया है, लोकमाता देवी अहिल्या भाई होलकर के, अब आप कह सकते हो कि लेगेसी को ऑनर करते हुए। देन जीएसटी 2.0 रोल आउट, एफएमसीजी फर्म्स कट्स प्राइजेस, लॉन्च ऑफर्स। ठीक है, तो अब क्या है इसके पीछे का रीजन, हमें पता है कि जीएसटी जो है वो कम हो गया मेजर तरीके से। एफएमसीजी की जब हम बात करते हैं तो मतलब हमारा मंडी वाला सिस्टम आ गया, या स्पेसिफिकली आप फूड प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर रहे हो, है ना, ये जो ऐसे सारे प्रोडक्ट्स जिनका अब स्लैब में टैक्स जो है रेट कम हो गया है। तो इन दैट सिचुएशन क्या होता है, उन्होंने अब जो है 22 सितंबर के बाद से ये चीज़ जो है एप्लीकेबल हो जाएगी, बट अभी से ये सारे एक्साइटिंग ऑफर्स जो हैं वो होने शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पुराने रेट पे अगर आप किसी चीज़ को बेचना चाहते हैं तो वो 22 तारीख के बाद से ही होंगे। ठीक है, बट अगर कोई भी प्रोडक्ट पहले मैन्युफैक्चर्ड है एंड वो 22 सितंबर के बाद से आप उस रेट पे यहाँ पर नहीं बेच सकते जनरल तरीके से। तो व्हाट द कंपनीज आर डूइंग राइट नाउ इज कि वो एक्साइटिंग ऑफर्स यहाँ पे अभी से ही जीएसटी रेट कम करके आपको दिखा रहे हैं कि ये चीज़ पे हम आपको बेच रहे हैं, ताकि उनको एटलीस्ट नुकसान ना हो। एक कॉमन पॉइंट पे दोनों साइड पे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो है उसको भी नुकसान ना हो पाए। बट एक कॉमन प्रैक्टिस यहाँ पर यही है कि अगर ये 22 सितंबर वाला के डेट के बाद कोई भी ऐसा स्टॉक जो कि पुराने डेट पे मैन्युफैक्चर्ड है, ठीक है, उस पे चाहे कंपनी ने जीएसटी दिया हो या किसी भी अब व्यक्ति ने जीएसटी दिया हो, व्यक्ति भी क्या, कोई भी ऐसा जो शॉपकीपर है उसने भी अगर जीएसटी दिया हो, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो 22 सितंबर के बाद वो उस रेट पे उसे नहीं बेच सकता। तो अभी से वो स्टॉक क्लियरेंस का काम यहाँ पर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, सो एक ये सिंपल सा आइडिया है। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे कि एसीज हो गए, या इवन फ्रिज हो गए, या इवन आप कह सकते हो कि कोई भी आइसक्रीम का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो 10 रुपये की मिनिमम आइसक्रीम अब आपको मिला करती थी, उस पर 1 रुपया जीएसटी सेंस अब वो 0 वाले बार में चली गई है, तो वो अब आपको 9 रुपये की पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से अब जो जीएसटी है उसके बाद फूड प्रोडक्ट्स का जो आप कह सकते हो अमाउंट है ऑल टुगेदर वो कम होने के चांसेस हैं। देन चाइना आस्क्ड यूएस एंड जापान टू विड्रॉ टाइफून मिसाइल अनवील्ड एट मिलिट्री
ड्रिल। सो अब पहले रशिया जो है मिलिट्री ड्रिल बेलारूस के साथ देखने को मिल रहा था, वही आइडिया आप कह सकते हो कॉपी किया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ पे? साउथ चाइना सी वाली रीजन में, मेजरली जापान एंड यूएसए के द्वारा, ठीक है। सो अब वहाँ पर जो एक टाइफून मिसाइल है वो ड्रिल के अंदर यूज़ की गई, यूज़ भी क्या दिखाई गई है, जिससे अब चाइना को खुद से थ्रेट लग रहा है। एंड वो एक्सरसाइज या ड्रिल का क्या नाम है? दैट इज रेजोल्यूट ड्रैगन, ठीक है। अब चाइना ने इस पे ऑब्जेक्शन जरूर क्रिएट किया है, बट जापान एंड यूएसए की तरफ से अगेन वही स्टेटमेंट आई है कि वी डू नॉट इंटेंड टू फायर दैट, ठीक है। तो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसमें हमने इसको यूज किया है। टाइफून जो है वो डिप्लॉय की गई थी पहले फिलीपींस के अंदर 2024 में एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज में लास्ट ईयर, ठीक है। अब इस बार वो जापान के अंदर, आप कह सकते हो जापान के थ्रू यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, ठीक है। सो अब ये पार्ट है टाइफून मिसाइल एज आर्मी की लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक मॉडर्नाइजेशन पोर्टफोलियो का, ठीक है। तो अब इसे स्ट्राइक करने में अगर चाइना के ऊपर से या चाइना की कोई भी ऐसी चीज होती है तो इन केस तो अटैक हो सकता है। तो चाइना जो इट इज फीलिंग, यू कैन से थ्रेटेंड बाय इट। देन यूएस डिसर्टिफाइड्स कोलंबिया एज एन अलाई इन ड्रग फाइट, लेज ब्लेम ऑन पेट्रो। सो अब कोलंबिया के साथ यूएसए का ना लॉन्ग टर्म एक यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोलैबोरेशन था, एग्रीमेंट था, ठीक है। 380 मिलियन एक साल का यहाँ पर पैसा खर्चा भी किया जा रहा था। तो अब क्या हो रहा है कि मेजर आइडिया वॉज कि कोलंबिया विच इज़ अ हब फॉर नारकोटिक्स एंड ड्रग्स एंड ट्रैफिकिंग एंड एवरीथिंग, कि उसे रोका जा सके और उसे बंद किया जा सके ऑल टुगेदर। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट कर रही थी यूएसए को, तभी ये कोलैबोरेशन हुई। बट धीरे धीरे देखने को मिला कि जब से कोलैबोरेशन 2022 से हो रही है, एक्चुअली में 2022 से जब ये कोलैबोरेशन हो रही है उसके बाद से उल्टा रिजल्ट आना शुरू हो गया। प्रोडक्शन ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर चली गई, ठीक है। सो यूएसए ने बोला कि इट इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि वहां पर काम नहीं करना चाह रही है, कि ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन यहां पर कैसे होगी, दैट द गवर्नमेंट हैज फेल्ड टू मीट इवन इट्स ओन वास्टली रिड्यूस कोका इरेडिकेशन गोल्स, ठीक है। सो इस तरीके से ये जो अलाय है आप कह सकते हो वो खत्म हो गई है यूएस एंड कोलंबिया के बीच में। देन इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 2026 वी हैव एन ऑनगोइंग बैच फॉर यू। कोई भी बैच को लेकर अगर आपको इंक्वायरी होती है तो आप 1800-8903-043 पे, जो कि एक टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। cp.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज एंड कॉमेंट जरूर करना। कोई भी अगर डाउट होता है आपको, कल वाली क्लास में उसको हम टेकअप कर लेंगे। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।